आप इंदिरा गांधी ने स्टार्ट जो किया कांग्रेस को, इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी, अगर आपको पता होगा, आपातकालीन स्थिति लगा दी गई थी। इमरजेंसी उसने 1976 में लगाई थी, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। और उसका जो बेटा उस समय राजीव गांधी था, उसने सबसे बड़ी गलती की थी, जो लोगों के साथ नसबंदी करवाई थी, जो कि काफी को पता ही नहीं था। बहुत बढ़िया ज्ञान है। आगे और सुनिए, थोड़ा सा और सुनिए अभी। और अभी जो राहुल गांधी है, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मोदी को नीचा दिखाते हुए खुद को आगे ले जाना। वो क्या करता है, अभी वो इलेक्शन में अभी मतलब कोई फेम पे नहीं है कि अभी कोई पीएम नहीं है ना सीएम है, पर वो इस तरीके से वादे कर देता है लोगों को कि हम ये फ्री करा देंगे, आपकी मोदी ने कुछ नहीं कराया। पर जब उसके घर की सरकार थी तब उसने क्या किया, आप देखेंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है, क्या क्या भाई इंदिरा गांधी कोई ऐसा ट्रस्ट है जो चल रहा है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है, फिर कह रहे हैं क्या किया। भाई मैंने आपको बताया ना, ये अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी ना कि व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है, पढ़ा और बस, उसके बाद डिटेल जानने की, एक्सपेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भाई साहब बता रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने नसबंदी शुरू कर दी, 1976 में इमरजेंसी लगाई। इतना बढ़िया ज्ञान इन्हें अगर मिला हुआ है तो ये तो बहुत महान ज्ञानी है, इनके आगे मेरी क्या औकात यार। दूसरी बात, ये पटेल जी की मूर्ति बना के वहां स्थापित किए, लोगों के दिमाग में डालते हैं कि पटेल जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे लेकिन नेहरू जी बन गए, लेकिन नेहरू जी बन गए। इन लोगों को ये नहीं पता कि पहला आम चुनाव भी 1951 में हुआ था और पटेल जी 1950 में स्वर्ग सिधार गए थे। दूसरी चीज और तीसरी चीज, आज की डेट में अगर इनसे कहते हैं हम बीजेपी का एक आदमी बता दो, या बीजेपी से पहले जनता पार्टी थी, जनता पार्टी से पहले हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा का या आरएसएस का एक व्यक्ति बता दो जिसने देश हित में कुर्बानी दी हो, को जो फांसी चढ़ा हो आजाद कराने के नाम पे। आपको लग रहा है मोदी राज में महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो हमको नहीं लग रही है महंगाई बढ़ी है, क्योंकि खुद अपना महंगाई बढ़ा रहे हैं गरीबों लोग। क्योंकि पहला ना बात, जब ये सिलेंडर जो चालू किया गैस फ्री में बांटने के लिए, तो गैस सबने लिया। अगर गरीब है तो 1200 की गैस तो नहीं, एक ले लिया रख देगा ना, आराम से जरना पर जलाएगा, खाना बना सकता है ना। आप चाहते हैं कि मतलब लकड़ी पे खाना बनाए? हाँ, लकड़ी पर खाना बने, लकड़ी पे खाना बनाइए। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, ये अपनी सरकार की जिसकी बड़ाई कर रहे हैं उसकी पोल खुद ही खोल रहे हैं। एक तरफ उज्ज्वला गैस योजना का प्रचार करा जाता है जबरदस्त तरीके से, हमने पूरे देश में 4 करोड़ सिलेंडर बांट दिए, अब तो उनकी गिनती बढ़ा के 10 करोड़ सिलेंडर कर दी गई है। दूसरी तरफ सिलेंडर आपने कर दिया 1200 रुपये का, जो उसे भरवा नहीं सकता है, तो भाई साहब वहीं लकड़ी पे आ गए। तो फिर दूसरी बात कहने के बीजेपी राज में काम अच्छा हो रहा है, महंगाई बढ़ी है, हमें अपना खर्चा करना। अरे तो भाई सारे खर्चे कम करो ना, लपेटो केले के पत्ते और चलो जंगलों में वापस, खोद के खाओ कंदमूल और बात खत्म, छुट्टी खत्म करो। फिर सवाल है कि नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मर जाएंगे मट्टी में मिल जाएंगे लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। एक आदमी होता है जिसकी जबान की वैल्यू होती है, और एक आदमी होता है कि जिसकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है। बात अब बहुत बड़ा मुख्यमंत्री हैं, मैं ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता सीधी सी बात है, लोग खुद समझ जाएंगे कि जवान की वैल्यू क्या होती है। ये व्यापारिक जगत में आप खड़े हैं, चांदनी चौक का सारा व्यापारिक इलाका है, यहाँ आप किसी भी व्यापारी से जाके पूछो कि जवान की कीमत क्या होती है। यहाँ करोड़ों के सौदे सिर्फ जबान पे हो जाते हैं, सिर्फ जबान पे फ़ोन करा जाता है, भाई माल भेज दे, ठीक है साहब भेज दिया, बिल आता रहेगा जाता रहेगा, पेमेंट आती रहेगी जाती रहेगी, सिर्फ जबान होती है। और उनकी जबान, और यही हाल बीजेपी का भी था, दोनों के दोनों जिसे कहते हैं ना थूक के चाटने वाले, दोनों के दोनों वो हैं। अच्छा, अब ये क्या नाम है जो बजट पेश हुआ अंतरिम सत्र का, इससे आप कितना सहमत हैं? लॉलीपॉप मिली है, लॉलीपॉप मिल गई है। फिलहाल तो ऐसा उन्होंने कोई नई घोषणाएं नहीं करी है, पुराना जो दिया था फिलहाल 1-1.5 महीने के लिए लॉलीपॉप मुंह में डाल दिया गया, चूसे जाओ। ये बजट मोदी जी के लिए आखिरी बजट है या फिर से? मैं तो चाहता हूँ ये आखिरी बजट हो बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे में हैसियत नहीं है। आज ही मैं इस बारे में पढ़ रहा था कि रुपया आता कहाँ से, रुपया जाता कहाँ है। उसमें सबसे बड़ा निकल के सामने आया कि रुपया जो है 28 1 रुपये में से 28 पैसे जो हैं वो हम उधार लेते हैं। 1 रुपये को पूरा करने के लिए 28 पैसा तो हम उधार लेते हैं, और उसके बाद जब खर्च करने का टाइम आता है उस 28 पैसे में हम 20 पैसे तो ब्याज में और कर्जे चुकाने में वापस लौटा देते हैं। क्या कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी भाई? 25% 20% हम 1 रुपये में से अगर उधार ले रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ी 3.25 लाख करोड़ की, 350 लाख करोड़ की होगी, और हमारा कर्ज कितना हो गया साहब आज? 205 लाख करोड़। कर्जा ले लेके जीडीपी बढ़ाना मेरी नज़र में तो कोई अकलमंदी नहीं है साहब। हो सकता है मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, मुझे ये बात समझ में ना आती हो, बाकी लोगों को आती हो, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आता कि कर्जा ले लेके मैं अपना घर भरूँ और उसके बाद कर्जा चुकाऊंगा कैसे मैं? 205 लाख करोड़ का कर्जा कोई मजाक नहीं होता। हर एक व्यक्ति में जो यहाँ पे खड़ा हुआ 140 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर 1.5 लाख से ऊपर का कर्जा हो चुका है, लेकिन वो सोचते कह रहे हैं क्या है हमारा, क्या है होगा जिसके ऊपर होगा 1.5 लाख हमने थोड़ी देना है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आज जो 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट उन्हें मिल रहा है, कल को आपसे उसी के 6 रुपये वसूले जाएंगे, आपसे 8 रुपये वसूले जाएंगे, तब आप 1-1 रुपये 2-2 रुपये 3-3 रुपये करके आप इसी कर्जे को चुकाओगे। जो पेट्रोल आज 100 रुपये का है वही पेट्रोल जब 150 का होगा आप कहोगे हमें क्या यार महंगाई बढ़ गई, हम कौन सा कर्जा चुका रहे हैं।
उस 100 रुपये के पेट्रोल के लिए आपसे 150 वसूले जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हालात क्या हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, तो लोग कह रहे हैं तनख्वाह भी बढ़ा है। बिल्कुल कह रहे हैं, 7वां पे कमीशन अभी तक तो लागू नहीं हुआ सर, तनख्वाह कहाँ से बढ़ गई? प्राइवेट सेक्टर की बात करें। प्राइवेट सेक्टर में जितने सारे खड़े हैं, मैं चलो मेरी तो बात छोड़ो, आप सैकड़ों यहाँ पे लोग आएंगे, अभी आप किसी से पूछ लेना भाई तेरी तनख्वाह कितनी बढ़ी, तेरे हालात क्या हैं। किसी की 15,000 थी, बढ़ के 20,000 हो गई, लेकिन खर्चा 22,000 पहुँच गया उसका। कारण है ना। हाँ तो बताइए। पहले तो मोबाइल नहीं था, अब तो 4-5 मोबाइल चल रहा है हर घर में। एक मोबाइल का लगभग 10,000 पड़ता है, तो 5 मोबाइल के कितना हो गया? लगभग 50,000 एक्स्ट्रा हो गया। अब 5 मोबाइल का पर रिचार्ज कितना होता है? 250 रुपये थे, मतलब 1250 रुपये पर मंथ ये खर्च होता है। तो ये गरीबी बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए सर इसका। तो मतलब इनका कहने का है सुविधाएं हमारे को जो मिल रही हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नहीं सीधी सी बात है, अगर 5 मोबाइल मिले, एक तरफ हम बात करते हैं हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया नंबर 1 हो रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, असेंबलिंग में है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हमने झंडे गाड़ दिए, डिजिटल इंडिया तैयार कर दिया। तीसरी बात, जब डिजिटल इंडिया हमने तैयार कर दिया, हर आदमी अपना स्कैन करता है और पेमेंट कर देता है, तो अगर उसमें आप डिजिटल इंडिया को तैयार करो तो फिर आपको मोबाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप उससे कहाँ बचोगे? आपके खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपकी सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं बढ़ा ना। सरकार ने आपके खर्चे तो बहुत बढ़ा दिए। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम अभी सबके सामने आया है, पेटीएम का। 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी करी थी, इमीडिएट तैयार कर दिया, बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन आ गए थे, कैशलेस इकोनॉमी छोड़ो, कैश देना लेन देन छोड़ो, पेटीएम यूज़ करो, पेटीएम यूज। आज सारे के सबके पेटीएम के खाते बंद पड़े हुए हैं। एटीएम छोड़ो पेटीएम करो, बंद पड़े हैं ना, क्या चल रहा है? बंद पड़े हैं, बंद पड़े हैं। क्योंकि पहला नंबर बात ये तो आप कहें सही बात है। मेन चीज़ ये है क्योंकि जो गरीब है उनको तो मोबाइल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, तो एटीएम आप फोन पे क्यों चलाएंगे? ठीक कह रहे हैं आप, जो गरीब है वो उसके। हाँ एक चीज बताइए, आपको लग रहा है मोदी राज में महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो हमको नहीं लग रही है महंगाई बढ़ी है, क्योंकि खुद अपना महंगाई बढ़ा रहे हैं गरीबों लोग। क्योंकि पहला नंबर बात, जब ये सिलेंडर जो चालू किया गैस फ्री में बांटने के लिए, तो गैस सबने लिया। अगर गरीब है तो 1200 की गैस तो नहीं, एक ले लिया, रख देगा ना, आराम से जरना पर जलाएगा, खाना बना सकता है ना। आप चाहते हैं कि मतलब लकड़ी पे खाना बनाए? हाँ, लकड़ी पर खाना बने, लकड़ी पे खाना बनाइए। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, ये अपनी सरकार की जिसकी बड़ाई कर रहे हैं उसकी पोल खुद ही खोल रहे हैं। एक तरफ उज्ज्वला गैस योजना का प्रचार करा जाता है जबरदस्त तरीके से, हमने पूरे देश में 4 करोड़ सिलेंडर बांट दिए, अब तो उनकी गिनती बढ़ा के 10 करोड़ सिलेंडर कर दी गई है। दूसरी तरफ सिलेंडर आपने कर दिया 1200 रुपये का, जो उसे भरवा नहीं सकता है, तो भाई साहब वहीं लकड़ी पे आ गए। तो फिर दूसरी बात कहने के बीजेपी राज में काम अच्छा हो रहा है, महंगाई बढ़ी है, हमें अपना खर्चा करना। अरे तो भाई सारे खर्चे कम करो ना, लपेटो केले के पत्ते और चलो जंगलों में वापस, खोद के खाओ कंदमूल और बात खत्म, छुट्टी खत्म करो फिर मामले को, छोड़ो ये जैकेट वैकेट। देश जो है अभी ये 9 साल 9.5 साल में देश आगे गया है पीछे है? आगे गया है। कितना आगे गया? कहाँ गया है? कहाँ गया ये बताओ। कहाँ गया देश? ये तो हमको जो उतना जानकारी तो नहीं था, लेकिन आगे गया है। कितना आगे गया है? 100% आगे गया है सर। बताएंगे साहब, ये बताएंगे, हाँ, ये बताएंगे। आप उनसे पूछ रहे हो जिनको ना जीडीपी के बारे में पता है। आप बता दीजिए जीडीपी के बारे में, जीएसटी के बारे में, जो भी आता है आप उनसे पूछ रहे हो। देश पे 105 लाख करोड़ का कर्जा है। भाई 205 करोड़। आप आगे जाके अमेरिका देख लो, अमेरिका जापान इनके पास ट्रिलियन का कर्जा है, फिर भी पता हो आज जो देखो, आप अपने पैसे से कभी बढ़ नहीं सकते हो आगे। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो दूसरों का पैसा ही लगता है। अभी जो बजट पास है उसमें जो इतने खर्चे लगेंगे ना, वो सारे क्या कहते हैं लोन से ही आता है, और लोन से ही आगे बढ़ता है इंसान। जितने अगर आप अमेरिका जाके देख लो, जापान देख लो, उनके पास तो करोड़ों का अरबों का वो है, कहते कर्ज है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। और जीडीपी जवाब दीजिए, इन्होंने कहा कि अमेरिका पे जो है करोड़ों का कर्ज है, फिर भी अमेरिका तरक्की कर रहा है। मैं सहमत हूँ। इनकी एक बड़ी पुरानी हमारी हिंदी में कहावत है, ऋण कृत्वा घृत पीवेत, मतलब कर्जा करो और घी पियो। ये उस वाली कैटेगरी है, कर्ज करे जाओ, घी पिए जाओ और मजे से सो जाओ, ताकि कर्जदार जब मांगने आए डंडा बजाए तो तुमने घी पी के अपनी शरीर मजबूत कर रखा होगा कि चलो भाई हमारे पे डंडों का असर नहीं होगा। रही बात अमेरिका की, भाई साहब अमेरिका अगर आज की डेट में अपनी गिनती की 3 कंपनियां हैं ना, उसकी एप्पल हो गई, उसकी गूगल हो गए और उसकी क्या है माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये मात्र 3 कंपनियों को अगर वो जोड़ ले तो तीनों कंपनियों से वो अपना 1 मिनट में कर्जा उतार देगा। रही बात अमेरिका की, अमेरिका के बैंक कितने दिवालिया हुए थे, अगर ये कर्जे की वजह से दिवालिया होते, जिनको बेल आउट पैकेज दिया गया था लगातार, कम से कम उस वक्त हमारे देश में 2007-8 में जब ये रिसेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह की जी सरकार थी, एक भी बैंक हमारे यहाँ दिवालिया नहीं हुआ था। कर्ज करके
और आगे बढ़ना। भाई साहब कहीं से किसी भी किस्म की कोई बुद्धिमानी नहीं थी। छोटा मोटा कर्ज हर कोई लेता है, लेकिन उस छोटे मोटे को जहां हमारी 67 सालों की सरकार ने लगातार 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ 56 लाख करोड़ कर्जा था, आज वो 9 सालों में ही बढ़ के लगातार 150 लाख करोड़ और बढ़ गया। और जिसका आपको कहीं कुछ नजर नहीं आएगा कि ये 150 लाख करोड़ भाई साहब गया कहाँ। आप कहते हो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया, रोड पे लगा दिया। आप रोड बनाते इमीडिएट उस पर टोल टैक्स लगा देते हो। मुंबई सीलिंग हाईवे बना अभी जो टोल टैक्स वाला 12,500 रुपये आने जाने का उसमें एक कार का है, अगर आप मंथली पास बनवाएंगे तो। कर्ज पे जो है आप जवाब दे दीजिए। मैं एक कहना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए इन्होंने जैसे कहा मनमोहन जी के सरकार के टाइम में हमारे देश पे कर्जा नहीं था, तो आपको बता देता हूँ मनमोहन जी के टाइम में 1 हफ्ते का पैसा था हमारे भारत के पास, और उसको $3 ट्रिलियन तक लेके गए हमारे मोदी जी। ये कहते 1 हफ्ते तक मनमोहन सिंह के टाइम में 1 हफ्ते का ही पैसा बचा हुआ था हमारे पास। अच्छा, मोदी जी 3 ट्रिलियन तक लेके गए। मोदी जी 3 ट्रिलियन तक लेके गए। लड़ने अब जैसे इनकी एक कहावत है, अब मैं एक कहावत हूँ, जिस थाली में खाते उसमें छेद करते। ये कहते हैं सरकार ने सड़क नहीं बनाई, ये कहते हैं रेलवे की सुविधा ऐसी है, ये कहते हैं सब्सिडी नहीं मिलती। जब तुम्हें ये सब भी चाहिए तो तुम्हें टैक्स भी तो देना होगा। तुम्हें लोन, अगर हमें सरकार को खर्चा करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए तो उसके लिए लोन भी तो लेंगे ना। अगर तुम अपनी जेब से देने के लिए तुम कहते हो महंगाई बढ़ गई, कहीं पता है महंगाई रेट कैसे बढ़ती है? इन्होंने कहा कि आप टैक्स क्यों नहीं पे करते हैं? भाई साहब ये इनकी सबसे बड़ी लोगों की गलतफहमी ये टैक्स को मानते हैं इनकम टैक्स। जो बंदा इनकम टैक्स दे रहा है इसका इनके हिसाब से वो ही टैक्स दे रहा है। में भी टैक्स जाता है, ब्रेड में भी टैक्स जाता है। उसको समझाओ आप। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं वो इसी का तो काउंटर करे खुद अपने आप। यही मैं कह रहा हूँ कि आप कहना चाह रहे हो ना, क्या कहते हैं कि टैक्स लग रहा है, टोल टैक्स में टैक्स लग रहा है। अभी तो इन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स नहीं, मतलब टैक्स नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदे कहते हैं ना महंगाई क्यों बढ़ती है, तो वो इसी रीजन से बढ़ती है। तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर महंगाई ना हर साल ना 6% से बढ़ती है, ठीक है। और जिन्हें महंगाई लगती है उन्हें महंगाई उन्हीं को लगती है जिनका ना इनकम नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सर एक सवाल है कि मोदी सरकार ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई कम करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को शिक्षा देंगे। तो महंगाई कहाँ कम हो रही है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। सर आबादी कम हो रही है, आप लोगों से आबादी कम नहीं हो रही है। 4 बच्चे कर रहे हो, 6 बच्चे कर रहे हो, आबादी कम हो रही है आपसे। आप पढ़ते भाई बहन है, सुनिए 2 ही है। आप पढ़ते लिखते तो हो नहीं कोई भी, 12वीं मुश्किल से पास होते हैं, मुश्किल से। अब आप सोचते हो कि आप यहाँ भाई झंडा गाड़ लोगे। अमेरिका में जाके देखो, सारे पढ़े लिखे होते हैं भाई, वो पढ़ते हैं। आप पढ़ते उड़ते हो नहीं, आप सोचते हो तो चाइना के पास भी है सर पढ़े लिखे हैं, उनके आबादी तो चाइना उनके पास पढ़ते लिखते। तो हमारे पास दिमाग नहीं है, उनके आपके पास दिमाग नहीं है। उनके पास 1 पॉलिसी है, 1 पॉलिसी रूल है, एक ही बच्चा। जितने भी परिवार में एक ही बच्चा होगा, 1 पॉलिसी है। अगर यहाँ लगा देना तो यहाँ पे क्या कहते हैं सारे के सारे रोडों पे आ जाएंगे लड़ने के लिए कि क्यों गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। ये वहीं आ गए कि एक आरोप लगता है मुसलमानों पे भी 4 बीवी 40 बच्चे। मुसलमानों कहने का मतलब आपका वही है। सबके लिए ये सबके लिए भाई। अगर कंट्रीब्यूट एक बंदा नहीं करता है, आप गुटखा खा के सड़क पे थूकोगे, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं सफाई करती है, अब फिर आप बोलोगे क्या कहते हैं यार काम नहीं हो रहा। जितना गुटखा से ना देश की कमाई नहीं होती, उससे ज्यादा उसको सफाई करने में लग जाता है। अगर आप ये चीजें जानेंगे तो आप अगर खुद से भी चीजें लेंगे ना तो कभी कर्जा नहीं आएगा देश पे। ये बहुत बड़ा व्हाट्सएप ज्ञान है कि जितने की कमाई नहीं होती इतना थूकने में लग जाता है। तो भाई साहब दोनों चीजें बंद कर दो ना यार। आपको ये नहीं पता कि पूरी में यूपी में कितनी बड़ी ये और जो है गुटखा, हालांकि मैं नहीं खाता, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है और मैं चाहता हूँ कि लोग ना खाएं, अपनी सेहत का भी नुकसान करते हैं और सड़कें भी गंदे करते हैं। ये बात तो चलो भाई साहब की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो भी है वो चल रही है और सरकारें खुद प्रमोट करती है। अगर इसी चीज़ से दिक्कत है तो शराब हर स्टेट में, गुजरात और बिहार को छोड़ के शराब सब जगह बिकती है। हर जगह जो इनका जो टर्नओवर होता है कम से कम 18 से 20% हर सरकार शराब पे कमाती है, तब वो आगे चलाती है। वैधानिक चेतावनी सब जारी करते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ठेके सरकारी ही होते हैं, प्राइवेट हाथ में नहीं दिए जाते। इसी तरह गुटखा और ये जो चीज़ें बनती हैं, जो बन रहा है वो तो चलेगा जिसके। हाँ सर सवाल ये है कि जो कांग्रेस के नेता भी जो है, कर्नाटक में भी कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी एक बयान दिया था। उनका बयान इस तरीके से था कि मानो कि वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। कौन सा बयान की आप बात कर रहे हैं? इस तरह से नहीं, पूरे बयान आप कोट करिए। उन्होंने कहा कि साउथ से जो मतलब हमारे जो हिंदी बेल्ट उधर पैसा आता है, मतलब हमारी कमाई सब ये लोग खा रहे हैं। हाँ, इस बात को आप बात पूरी करें, लोगों को भी नहीं पता होगा। उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि साउथ इंडिया के हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनका जो हमारा भागीदारी बनती है जीएसटी में और केंद्रीय करों में जो हमारी भागीदारी बनती है वो हमें नहीं दी जा रही। हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं और हमारे पैसे का दुरुपयोग करा जा रहा है। तो देश अलग करने की बात करेंगे? नहीं, देश अलग करने की बात नहीं। उन्होंने पूरी, अरे सर पूरी बात मैं बता तो रहा हूँ, आप पूरी बात आप बीच में काट देते हैं और उन्होंने भी काट दी। उन्होंने ये बात बोली कि लगातार हम जो दे रहे हैं टैक्स, हमारे टैक्स पेयर से नॉर्थ इंडिया में दुरुपयोग हो रहा है। अगर यही हालत रही तो हमें अलग देश की मांग करनी पड़ जाएगी। ये बात उन्होंने बोली है। ये उन्होंने जिस संदर्भ में बोला आप उस संदर्भ को कोट करो। जिस तरह से अगर आप जीएसटी संग्रह आप कर रहे हो, उनके पास इनकम के सोर्स हैं तो दे रहे हैं टैक्स।
सर सोर्स हैं बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट है, उनके पास इनकम सोर्स नहीं है। लेकिन जब- बिहार है, उनके पास फैक्ट्रियां नहीं है, तो उनके पास इनकम सोर्स नहीं है, तो वो कहाँ से टैक्स? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर वो लोग टैक्स दे रहे हैं तो केंद्रीय करों में जो सेंट्रल ड्यूटी होती है, सेंट्रल जो टैक्सेस होते हैं, उसमें राज्य को वापस भी दिया जाता है कि आपकी इतनी % भागीदारी है, तो जो उनका हिस्सा बनता है वो तो उन्हें वापस दो, ताकि वो उसे और डेवलपमेंट में लगा सकें। ये थोड़ी कि भाई तू कमाया जा रहा, तू तो जेब से निकाले जा, ये कमाएगा नहीं, मैं कोई बात नहीं। अभी के बजट में काशी कॉरिडोर के लिए, अयोध्या कॉरिडोर के लिए और मथुरा कॉरिडोर के लिए लाखों करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। किस वजह से भाई? कांग्रेस के जो नेता है उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये लोग देशभक्त नहीं है, मानते हैं इस बात को? सर मानता हूँ मैं तो, ये तो मानता हूँ मैं, मोस्टली उसमें है नहीं। आप साबित भी कर दीजिए आज। मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। रामलला इतने 500 सालों तक टेंट पे रहे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, उल्टा उन्होंने वो वकीलें खड़ी कर दी जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। अब इस बार जो है मोदी योगी जी ने मिल के वैसे तो करा है, जो क्या कहते हैं, इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है जो राम मंदिर को चलाता है। और यहाँ पे एक ये भी बता दूं, जितने बहुत सारे लोगों को अभी भी बहम है, क्या कहते हैं, जो मंदिर बना है वो सरकार ने बनाया है, सरकार से पैसे नहीं बना है, ट्रस्ट से बना है। 5,500 करोड़ रुपए का रिबायत है, जिसकी एफडी कराई थी। सरकार के पैसे नहीं है तो फिर कैसे कहते हैं कि मोदी जी ने बनवाया है? एयरपोर्ट सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो। जो एयरपोर्ट वहाँ पे बने हैं, रेलवे स्टेशन बने हैं, वो क्या कहते हैं, क्यों ट्रस्ट ने नहीं बनाया, वो गवर्नमेंट ने बनाएगी। और गवर्नमेंट इसलिए बनाएगी, नहीं होता तो बनता भी नहीं। और क्यों बनाया है? क्योंकि देखिए आज की डेट में जब वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया गया तो इंडिगो वाले खुद आए, इंडिगो वालों ने बहुत सारे डोमेस्टिक फ्लाइट चलाई। राम मंदिर बन गया, वहाँ पे काम हो रहा है, अच्छी बात है। 24 में आ रहे हैं राहुल गांधी। नहीं सर, वो तो मुद्दा ही नहीं है। देखिए राहुल गांधी की सरकार जो स्टार्ट हुई थी इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी ने स्टार्ट जो किया कांग्रेस को, इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी, अगर आपको पता होगा, आपातकालीन स्थिति लगा दी गई थी। इमरजेंसी उसने 1976 में लगाई थी, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। और उसका जो बेटा उस समय राजीव गांधी था, उसने सबसे बड़ी गलती की थी, जो लोगों के साथ नसबंदी करवाई थी, जो कि काफी को पता ही नहीं था। और अभी इंटरनेट बुक ज्ञान है भाई साहब का, बहुत बढ़िया ज्ञान है। आगे और सुनिए, थोड़ा सा और सुनिए अभी। लेकिन इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी के समय में लगा। हाँ, नसबंदी जो आप कह रहे हैं ना, वो इंदिरा गांधी के समय। हाँ, तो इंदिरा गांधी के समय उनके बेटे जी ने लगवाया था। और अभी जो राहुल गांधी है, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मोदी को नीचा दिखाते हुए खुद को आगे ले जाना। वो क्या करता है, अभी वो इलेक्शन में अभी मतलब कोई फेम पे नहीं है कि अभी कोई पीएम नहीं है ना सीएम है, पर वो इस तरीके से वादे कर देता है लोगों को कि हम ये फ्री करा देंगे, आपके मोदी ने कुछ नहीं कराया। पर जब उसके घर की सरकार थी तब उसने क्या किया, आप देखेंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है, क्या क्या भाई, इंदिरा गांधी कोई ऐसा ट्रस्ट है जो चल रहा है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है, फिर कह रहे हैं क्या किया? भाई मैंने आपको बताया ना, ये अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी ना, कि व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है, पढ़ा और बस, उसके बाद डिटेल जानने की, एक्सपेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भाई साहब बता रहे कि राजीव गांधी जी ने नसबंदी शुरू कर दी, 1976 में इमरजेंसी लगाई। इतना बढ़िया ज्ञान इन्हें अगर मिला हुआ है तो ये तो बहुत महान ज्ञानी है, इनके आगे मेरी क्या औकात यार। अब रही बात इनकी, बात करते हैं। ये भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस देशभक्त नहीं है। भाई से आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का था, आप भूल गए। सारे के सारे जितने बीजेपी के आज ये बैठे हुए ना नेता, सो अभी की बात कर रहा हूँ, अभी कौन सा देशभक्त नहीं है? क्या कौन देशभक्त नहीं है? अभी पूरी बात सुन लो। ये अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनको बीजेपी हाईजैक करके बैठी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस में थे लगातार, जिसे आज वो प्रचारित करा जाता है कि कांग्रेस ने कभी नेताजी को इज्जत नहीं दी। दूसरी बात, ये पटेल जी की मूर्ति बना के वहाँ स्थापित किए, लोगों के दिमाग में डालते हैं कि पटेल जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन नेहरू जी बन गए। इन लोगों को ये नहीं पता कि पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था और पटेल जी 1950 में स्वर्ग सिधार गए थे। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, आज की डेट में अगर इनसे कहते हैं हम बीजेपी का एक आदमी बता दो, या बीजेपी से पहले जनता पार्टी थी, जनता पार्टी से पहले हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा का या आरएसएस का एक व्यक्ति बता दो जिसने देश हित में कुर्बानी दी हो, को जो फांसी चढ़ा हो आजाद कराने के नाम पे। इनको पूछो, अगर हाईजैक कह रहे हो ना आप, हाईजैक तो इज्जत क्यों नहीं दी उन्हें? टाइम से इज्जत क्यों नहीं दी? अरे टाइम से, अगर मोदी ने हाईजैक कर लिया, अरे मोदी इज्जत तो दे रहा है उन्हें, इज्जत तो दे रहा है। हाँ, तुमने क्या इज्जत दी है? भाई साहब वो कलकत्ता में नेताजी हर दूसरा तीसरा जो गली है, अरे रुक जाओ, पल पल लूटा है सुभाष चंद्र बोस जी को। अभी हमारे हम जो खड़े हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड है ये, ठीक है जी। इंडिया गेट में मूर्ति तो उन्होंने लगवाई है, मूर्ति लगवाई है ना,
आज उन्होंने मूर्ति लगवा दी तो वो भक्त हो गए हैं। आज मूर्ति लगवा दी तो वो भक्त हो गए, उससे पहले वो कुछ नहीं थे। जब वो कांग्रेस में शामिल थे, महात्मा गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हर जगह उनके हवाई अड्डे उनके नाम पे हैं, रोड उनके नाम पे हैं, बहुत सारी सैकड़ों इंस्टीट्यूट उनके नाम पे हैं, नेताजी सुभाष प्लेस उनके नाम पे हैं। और कैसे इज्जत दी जाती है उनकी, जो वो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे थे और जो थे, उनको लगातार प्रमोट करा, जो हर तरीके से किस तरह से लगाइए, राजस्व आ रहा है ना, पटेल की मूर्ति लगा कर राजस्व आ रहा है ना देश में, काम कर क्या तू नहीं, पैसा क्या मोदी की जेब में जा रहा है, पैसा क्या मोदी की जेब में जा रहा है, पैसा क्या मोदी की जेब में जा रहा है, राजस्व आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने इज्जत दी कि टूरिज्म बढ़ रहा है कि नहीं, टूरिज्म तो पैसा तो क्या नाम है, ताजमहल से भी कमा रहे हैं, मुगल ने बनाया तो ताजमहल क्या बंद कर दिया, चल रहा है ना, योगी ने बंद कर दिया क्या ताजमहल, गवर्नमेंट के अंडर ही तो आ रहा है, गलत काम तो नहीं, इनकी तरह थोड़े नहीं, अरे नाम रख दिए, नाम रख के बस उनको पूज रहे हैं, मोदी बराबर सबको इज्जत दे रहा है, क्या गलत कर रहा है। लेकिन एक चीज सुनिए इनका सर का एक सवाल था कि आरएसएस और बीजेपी का एक ऐसा नाम बताइए जिनका देश की आजादी में योगदान। भाई पार्टी अगर लेट बनी है तो क्या जुल्म हो गया, क्या देशभक्त बाद में